कई सारे जो विपक्षी दल थे उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को और मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण होना चाहिए था। तो ऐसा क्या हुआ कि ये बिल उस समय लोकसभा में पास नहीं हो पाया? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, दलित और मुस्लिम महिलाओं की उपेक्षा कर रही है। तो उन्होंने 50% की भागीदारी में 33% का आरक्षण दे दिया। तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि ओबीसी के तौर पर जो प्रधानमंत्री को प्रमुख चेहरा बताया जाता है वो कहीं ना कहीं फेल साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। नहीं, ये जान के नहीं, ये महिला के विरोधी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अब राज्यसभा के सांसद हैं। इनके नाम एक उपलब्धि है कि वो पुराने संसद के आखिरी सदस्य हैं जिन्होंने वहाँ पे शपथ लिया और नए संसद के पहले नए सांसद भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ इसके लिए। देखिए, ये वास्तव में एक संयोग बना और जब शपथ लेने के लिए मैं जा रहा तब मुझे भी ये एहसास नहीं था कि ये रिकॉर्ड बन रहा है। जब मैंने माननीय सभापति जी, उपराष्ट्रपति जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उनके टेबल पे गया तो उन्होंने मुझे बधाई देते हुए कहा कि आपने रिकॉर्ड भी बनाया है। पूछा कि क्या है, तो ये एक इत्तेफाक था कि वो अंतिम शपथ, उस दिन कोई और शपथ लेने वाला सांसद नहीं था और उस बिल्डिंग का वो आखिरी शपथ ग्रहण समारोह था। नए संसद भवन में जाकर आपको कैसा लगा? कई सारे सवाल उठे, कई सारे जो विपक्षी दल थे उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए। मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र का अनुपम अनूठा मंदिर था। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर, नैमिषारण्य, बद्रीनाथ, केदारनाथ भगवान का मंदिर का जीर्णोद्धार, केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, मथुरा, काशी, अयोध्या में धार्मिक स्थलों का उद्धार, ये क्रम में मोदी जी की और योगी जी की परिकल्पनाओं का अंग था। लेकिन लोकतंत्र का जो मंदिर है ऐसा अनुपम और अनूठा होगा, ये तो उसके अंदर जाने के बाद गर्व महसूस हुआ कि राजनीति के शिल्पी इस प्रकार का नियोजन लाते कहाँ से हैं। मैं समझता हूँ कि विश्व का सबसे खूबसूरत और सबसे अधिक डिजिटलाइजेशन का एक अनुपम उदाहरण कहीं मिलेगा। एक छोटे से मोबाइल पे सारी चीज़ें हम लोग को मिल जाती हैं कि कौन सा एक्ट है, कौन सा संविधान है, कौन सा पता चला कौन सा प्रश्न कब किसने किया था, किसका कौन सा भाषण है। सारा डिजिटलाइजेशन का अनुपम उदाहरण वहाँ पे है। सीटों का अलॉटमेंट और 40 साल बाद क्या होगा, कितनी संख्या बढ़ेगी, इस नियोजन के साथ वहाँ पे चित्र गैलरी तो देख लीजिए तो लगता है कि हम आ कहाँ गए। कॉन्फ्रेंस रूम, साथ में जितने भी सिस्टम्स हैं वहाँ के, मंत्रियों के रूम्स भी आधुनिक साधन से सुसज्जित हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के प्रोग्रेसिव नेचर के समय में प्रधानमंत्री की ये आगे तक की सोच जो है बहुत लंबा मतलब जिसको कहते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाला होगा। बिल्कुल नई सोच की बात है। नया बदलाव भी हुआ नए संसद के अंदर। महिला आरक्षण बिल भी जो है वो पास हो गया। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर कई सवाल भी उठे। सवाल उठे हैं कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी को और मुस्लिम महिलाओं को अलग से आरक्षण होना चाहिए था। आप अपना प्रश्न जो करें वही जवाब है आपका। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण है ही नहीं। कांग्रेस की सरकार भी आई और समाजवादी पार्टी से समर्थित लोगों की भी उनके गठबंधन के लोगों की भी सरकार आई, केंद्र में भी आई, प्रदेश में भी रही। उन्होंने संप्रदाय के आधार पर नहीं दिया क्योंकि माननीय न्यायालय से लेकर संविधान तक में इसका उल्लेख ही नहीं है रहा। ये इस समय जो आरक्षण है वो जाति का आरक्षण का नहीं आया है। इसमें ये जाति का आरक्षण तो जिसका जैसा है वैसा ही है। पिछड़े का पिछड़े की तरह है, अनुसूचित का अनुसूचित तरह है, सामान्य का सामान्य की तरह है। ये 50% की भागीदारी है। महिलाओं का 9 साल में लिंग अनुपात बदला है। पहले 812 या ऐसे कुछ था महिला और 1000 थी पुरुष। आज 9 साल में मोदी जी की महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, गर्भाधान में ही बच्ची आवे तो पैसा, पढ़ाई तो पैसा, शादी हो तो पैसा, उसको बचाने के लिए उपाय, उसके इलाज के लिए उपाय, छोटी सी चीज़ों से लेकर उसको मतलब जो जिसको कहते हैं कि एक इज्जत सम्मान बचाने वाला भी प्रोसेस कि शौचालय का निर्माण,
कोरोना है, महिलाओं के जनधन खाते में पैसा, राशन मिल रहा है तो कोई भेदभाव हिंदू मुसलमान में किसी में नहीं। वो अब पता चला गैस का सिलेंडर दे रहे हैं, ये धुआं जाती थी, किसी ने सोचा क्यों नहीं छोटी सी चीज़ को। लोटा लेके महिलाओं को शाम को सूरज देवता का इंतजार करना पड़ता था कि अंधेरा हो जाए तो अपनी इज्जत को बचाएं, वो लघु शंका कर सकें। मोदी जी ने सोचा, और इस चीज़ से क्या हुआ कि उन्होंने जो एक योजनाओं के साथ साथ पढ़ाई में बच्चियों को फ्री में एजुकेशन, रानी लक्ष्मीबाई योजना को चलाना, तमाम कितनी सुकन्या योजना को चलाना, इन योजनाओं से महिला पहले सशक्त हुई, लिंग अनुपात बदला। उसके बाद मोदी जी ने उस 50% की जब भागीदारी हो गई महिला की, तो उन्होंने उस 50% की भागीदारी में 33% का आरक्षण दे दिया। अब आपने कहीं सुना, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी निर्णय है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं हुआ करता, इसलिए किसको दिया किसको नहीं दिया ये भ्रम फैलाती है कांग्रेस, झूठ बोलती है कांग्रेस। ये तो तय है कि 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई और 382 सीटों के आसपास जो है उस पर पार्टियां स्वतंत्र हैं, वो किसी भी प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती हैं। निश्चित रूप में, और उसमें भी जो होगा, मानो ओबीसी के लिए कोई सुरक्षित सीट होगी मान लें, या जनरल के लिए कोई सीट और आरक्षित है तो उसकी वैसी ही रहेगी आरक्षित। ओबीसी की है तो उसमें ओबीसी महिला लड़ेगी, एससी की है तो उसमें एससी महिला लड़ेगी। इसमें फर्क कहाँ से आया जो ये प्रचार करा रहे हैं? ये झूठ बोलकर महिला आरक्षण के अपने पाप जो उन्होंने महिला आरक्षण को पास नहीं किया, पाप किया था, उस पाप को धोना चाहते हैं। 7 दशक में आप क्यों नहीं कर पाए थे? एक तरफ ये कह रहे हैं कि वही बिल है जो कांग्रेस लाई थी, और दूसरी तरफ कर इन्होंने ये नहीं दिया। पूछो तुमने क्यों नहीं दिया था? अगर कर सकते थे तो तुमने अपने प्रस्ताव में जो राज्यसभा में पास किया था उसमें क्यों नहीं लाए थे ये? अच्छा, ऐसा क्या हुआ कि जब यूपीए सरकार में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूपीए सरकार भी एक गठबंधन की सरकार थी, तो ऐसा क्या हुआ कि ये बिल उस समय लोकसभा में पास नहीं हो पाया? नहीं, ये जान के नहीं, ये महिला के विरोधी हैं। आप देखो, वोटिंग हुई, महिला आरक्षण को देने पर वोटिंग हो रहा था लोकसभा में। वोटिंग शुरू हो उससे पहले आदरणीय सोनिया जी उठकर चली गई। कांग्रेस में महिला सम्मान का अर्थ है 2 महिला, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी। अब भविष्य में उनके बच्चे हुए प्रियंका जी के, या हो सकता राहुल जी के बच्चे हों, अगर विवाह करते हैं तो वो सम्मान के योग्य होंगे। लेकिन उनके लिए आम महिलाओं का सम्मान कोई मायने नहीं रखता। लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी, दलित और मुस्लिम महिलाओं की उपेक्षा कर रही है। हाँ, उनको इसलिए लग रहा है कि जो बीजेपी की गरीब कल्याण योजनाएं हैं, राशन मिल रहा है, 19% मुस्लिम हैं, उनको बदला कि 23%, किसी को कहीं कहीं तो 30% तक का उनको मिला है, क्योंकि गरीबी की रेखा में आ रहे हैं। अब एससी और ओबीसी हैं, उनको उनकी प्रतिशत से ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? जो गरीबी में आ रहा है, असवर्ण है तो भी गरीबी में तो मिलेगा। बगैर भेदभाव के जो किया उसका नतीजा क्या निकला? इनकी जो रामपुर सीट थी और आजमगढ़ सीट थी, जो जनता लहर में भी ये जीत के आए थे, जो मोदी लहर में भी ये जीत गए थे, वो इस बार हार गए। विधानसभा भी हार गए और लोकसभा भी हार गए। तो अब इनको चिंता हुई कि गरीब का आधार में जाति की सीमाएं और संप्रदाय की सीमा टूटी है, इसलिए इनकी मुश्किल हुई। और ये जो है, इसलिए अब जातिवाद के भयंकर खेल को ये फिर खेलना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी इनका ओबीसी के फॉर्मेट को लेकर, ओबीसी जाति जो कि हमारे देश का एक बड़ी जनसंख्या है, जिस पर पूरी राजनीति इस समय वर्तमान परिस्थितियों में इर्द गिर्द घूम रही है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं ओबीसी को लेकर राजनीति कर रही है। और कांग्रेस का एक और महत्वपूर्ण इसमें एंगल है कि एक गंभीर आरोप ये भी है कि देश में जो तमाम राज्य हैं जहां पर ओबीसी के कद्दावर नेता हैं, वहां पर भाजपा की सरकारें नहीं हैं। तो कांग्रेस ये भी कह रही है कि ओबीसी के तौर पर जो प्रधानमंत्री को प्रमुख चेहरा बताया जाता है, वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। ये किसने कह दिया आपको? आपने आंकड़े देखे क्या? आंकड़े अगर आप देखो तो ये मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? ये ओबीसी नहीं है। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री थी वो ओबीसी नहीं थी, जो बीजेपी की थी। ये आज आसाम में जो मुख्यमंत्री हैं ओबीसी नहीं है। देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी नहीं है क्या? आदरणीय मोदी जी कभी अपने को ओबीसी जनरल नहीं कहते, कहते मैं हिंदुस्तानी हूँ। लेकिन अगर आप इन लोगों की भाषा में अगर जाति का आकलन करने लगेगा
तो बीजेपी का तो प्रधानमंत्री देश के ओबीसी हैं। ये किसको चुनौती दे रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। ये घमंड में झूठों का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं। अब वो नहीं होना है। इधर अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही, तो कह रहे 6 महीने बाद चुनाव करा लो, नतीजे देख लो। चुनाव तो हो गई, 6 महीने बाद नतीजा देख लेना। पिछली बार तो लोगों ने चुनौती दी थी। पिछली बार भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनौती दी थी। 14 में दी, 17 में दी, 19 में दी, 22 में दी। और 22 में तो कह दिया था 400 की 400 आ रही हैं। किसकी आएंगी, कितनी आएंगी, सबको पता है। ओबीसी को लेकर एक और बात कही गई है विपक्षी दलों द्वारा कि घोसी उपचुनाव से पहले जो है भाजपा को कहीं ना कहीं लगता है कि ओबीसी भाजपा से दूर जा रहे हैं, इसलिए ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में शामिल किया गया। हाँ, अब सब दर्द छुपाए नहीं छुप रहा है। ये आजमगढ़ और रामपुर का जो दर्द है वो खुलकर बोल रहा है। देश का ओबीसी प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं है इन सबको। ये सब उस वाली नीति के हैं। कांग्रेस जो है अंग्रेजों की तरह बांटो, काटो, छांटो और राज्य करो, इसका सपना देखना चाहिए। कुछ ऐसा ही आरोप कांग्रेस और विपक्षी दल भाजपा पर लगा रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा के सांसद ने संसद के अंदर दानिश अली जो बसपा के सांसद हैं उनको आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। अब चूंकि वो शब्द संसदीय कार्य से हटा दिए गए तो मैं भी उसका प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन क्या वो उचित था? देखिए, क्या था क्या नहीं था उसमें तो आपको आपके चैनल ने चलाया है कि उनको उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया, जिन्होंने भी कहा है। मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि जब वो अपना जवाब देंगे क्या सही था क्या गलत था वो सामने आपके आएगा। हरियाणा के नेता का भी बयान मोदी जी के बारे में वो भी आपने सुना होगा, कितना गंदा और अश्लील है। आदरणीय सोनिया जी मोदी जी को मौत का सौदागर, हत्यारा, हाँ, उनके एक नेता दूसरे चाय वाला, चमचा, क्या क्या नहीं बोला। मोदी जी ने जवाब दिया क्या? नहीं दिया। बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी जी की एक ही नीति है। उनकी नीति है कि राजनीति में मतभेद होने चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और राजनीति में किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के लिए उन्होंने खासतौर से बीजेपी में भी कहा है कि हमें शब्द के संयम की सीमा को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो हमारे साथ थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिन्होंने कहा कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए, मन का भेद नहीं होना चाहिए। राजनीति में उन्होंने कहा कि अपशब्द भाषाओं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही ओबीसी को लेकर जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है उस पर भी इन्होंने कहा कि हमारे तो प्रधानमंत्री ही ओबीसी समाज से आते हैं और ओबीसी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, नतीजे सामने रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं अभिनेंद्र।